Yes, people, good morning and welcome back to your very own channel GST with Kaustav. तो अपना एग्जामिशन चैप्टर चल रहा है। उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पढ़ा था गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी था। फिर अभी ये पार्ट में हम लोग देखेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट में देखो, इंडिया एंड ये नेपाल या भूटान। तो इंडिया से नेपाल या भूटान में ट्रांजिट कार्गो जा रहा है, या फिर ट्रांजिट कार्गो हो सकता है, या फिर एसोसिएटेड सर्विस बाय इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, एनी एसोसिएटेड सर्विस ऑल्सो ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। एसोसिएटेड सर्विसेज का मतलब क्या है? इट कुड बी इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एट्सेट्रा। ये सारे सर्विसेज एग्जम्प्ट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आते हैं। इसका तीन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जल, थल, वायु। तो एक तो इधर देखो वाटरवेज, फिर रोडवेज, वायु बोले तो बाय एयर। तो तीन पार्ट में ये एग्जाम्पशन को देखेंगे। जो वाटरवेज है उसमें एक तो इनलैंड वाटरवेज है थ्रू अ बोट, दिस इज एग्जम्प्ट, एंड दूसरा है थ्रू सी विच इज़ टैक्सेबल। अभी इम्पोर्ट बाय वेसल हो गया तो वो टैक्सेबल है, बट इम्पोर्ट बाय एयरक्राफ्ट हुआ तो वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है सी के केस में। एंड जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड का जो पार्ट है उसमें एक तो जीटीए आता है या फिर कुरियर सर्विस प्रोवाइडर, ये टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा। एंड अदर्स कोई भी होगा तो ये एग्जम्प्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल सम सॉल्विंग। मतलब जीटीए और कुरियर को छोड़ के कोई भी अदर है जो बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है तो वो केस में वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आएगा। एंड एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इज 12/2017, राइट? ओके। फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, दिस इज़ ऑलवेज टैक्सेबल। एंड बाय एयर अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में ऑलवेज एग्जाम, पहले भी ऊपर भी देखा है हम अपने। एंड डोमेस्टिक अगर केस है तो दिस विल बी टैक्सेबल। फिर देखो यहाँ पे सिर्फ जीटीए का बात करेंगे, एग्जम्पशन टू जीटीए। दो तरह से, दो तरीके से जीटीए को एग्जम्पशन मिलता है, एक तो गुड्स वाइज, दूसरा फ्रेट वाइज। गुड्स वाइज मतलब ये गुड्स स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है, एंड फ्रेट वाइज वो बाद में देखते हैं। गुड्स वाइज क्या है इसमें? एक तो मिल्क, सॉल्ट, फ्लोर, राइस, पल्सेस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट अगर होगा ना तो ये टैक्सेबल है, बिकॉज रेलवे इक्विपमेंट बाय रेल अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एग्जम्प्ट है। फिर आ जाओ यहाँ पे आ जाओ पार्ट बी में, फ्रेट वाइज। फ्रेट वाइज फर्स्ट तो ये देखेंगे कि ₹1500 फ्रेट पर ट्रक, एंड सेकेंड में देखेंगे ₹750 पर कंसाइनी बेस। मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक तो पर ट्रक उसका फ्रेट 1500 से कम है, या फिर मतलब समझो एक मतलब वो ट्रक में 2-3 कंसाइनी का कंसाइनमेंट जा रहा है तो ₹750 पर कंसाइनी बेस्ड। तो ये अप टू 1500 अप टू 750 इतना तक एग्जम्प्ट है। उसके ऊपर गया तो वो टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है? पूरा टैक्सेबल है, ऊपर वाला पार्ट नहीं, पूरा टैक्सेबल है।
फिर देखो जीटीए सर्विस टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड जीटीए सर्विस टू गवर्नमेंट, तो ये केसेस में भी ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। जीटीए सर्विस टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर जीटीए सर्विस टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये था अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अभी पैसेंजर में भी वही सेम है, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, बाय एयर। ठीक है, तो वाटरवेज में देखो इनलैंड वाटर बोट से अगर किया तो एग्जेम्प्ट है, अगर सी रूट से किया एग्जेम्प्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल फॉर क्रूज शिप होगा तो टैक्सेबल होगा। फिर बाय रोड में देखते हैं, देखो बाय रोड में एक तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब क्या, इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का ये मतलब है इसको आपने बुक कर लिया टोटली। अगर ये एसी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है उसमें फिर आगे चेक करेंगे, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, अगर कोई भी स्पेशल चार्टर्ड बस हो गया तो वो टैक्सेबल है, टूरिस्ट व्हीकल हुआ तो टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज कैरेज मतलब जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना उसमें उसको स्टेट कैरेज बोलते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस वगैरह, उधर पे एसी हुआ तो टैक्सेबल, नॉन एसी हुआ तो एग्जेम्प्ट है। फिर ये स्पेशल कैटेगरीज है, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल आरसीएम बेसिस। फिर स्कूल बसेस ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। मीटर्ड कैब हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये एग्जेम्प्ट है। एम्बुलेंस हुआ ये भी एग्जेम्प्ट है। फिर अपना अगला कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेल। अगर इंडियन रेलवेज है तो उसमें फर्स्ट क्लास या फिर एसी अगर हुआ तो वो टैक्सेबल है, अदर्स मतलब स्लीपर क्लास, जनरल ये सब हुआ तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर मेट्रो रेलवे, मोनो रेलवे, ट्रामवेज कैलकाटा में है तो ये सब में ये ऑलवेज एग्जेम्प्ट एज दीज आर प्योरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको बस इतना देखना है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या कोई भी लग्जरी है, मतलब एग्जेम्पशन का लॉजिक वो है। फिर बाई एयर देखते हैं, एयर अगर नॉर्थ एनईआर मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी एक गवर्नमेंट का स्कीम आया था, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स, तो सबको एयर यात्रा का सुविधा देने के लिए इसको यहाँ पे एक गैप फंडिंग स्कीम निकाला हुआ था बाय गवर्नमेंट। ये भी एग्जाम कैटेगरी में है, ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक लिमिट है, मैक्सिमम जो एयर फेयर है दैट कैन बी 2500 रुपीज़ पर आवर एंड ये स्कीम का लाइफ है 3 years, जीएसटी रेट है एट द रेट 5%। अभी यहाँ पे समझो ये 2500 देने के लिए, 2500 का रेट देने के लिए समझो यहाँ पे जो एयरलाइन है उसका कॉस्ट आ रहा है से 3500, बट मैक्सिमम फेयर एज पर द स्कीम इज़ 2500, तो यहाँ पे डेफिसिट कितने का आ रहा है 1000 रुपीज़। ये 1000 रुपीज़ देखो, एनी शॉर्टफॉल पेड बाय गवर्नमेंट, ये 1000 रुपीज़ विल बी पेड बाय गवर्नमेंट एंड सच अमाउंट रिसीव्ड बाय द एयरलाइंस ये एग्जेम्प्ट है, नो जीएसटी एट ऑल। अभी ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम को कम प्राइस में फैसिलिटेट करवाने के लिए गवर्नमेंट में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई है एयरलाइंस को। एक तो एटीएफ
जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके ऊपर नो टैक्स, दैट इज नो वैट विल बी लेविड, नो नेविगेशन चार्जेस बाय द concerned airport authority and no landing charges by the airport authority। तो ये सारी सुविधा देने के बाद वो सब एग्जाम्शन में आएगा। फिर यहाँ पे देखो सर्विसेज बाय फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। तो आप लोग बहुत बार ये देखते होंगे कि आपके सिटी में कोई फॉरेन एम्बेसी का ब्रांच है। लाइक यहाँ पे समझो कोई एक यूएस एम्बेसी का ब्रांच है इन इंडिया। ये लोगों का काम है, जो रेसिपिएंट है उनको वीज़ा इशू करना है। कोई भी रेसिपिएंट जो यूएसए जाना चाहता है तो उनको वीज़ा इशू करवाना होता है। एंड ये एम्बेसी यूआईएन होल्डर होते हैं, मतलब इनका जो यूआईएन रजिस्ट्रेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, ये यूआईएन लेने का पर्पस है टू अवेल आईटीसी एंड दीज पर्सन्स आर नॉट टैक्सेबल पर्सन्स। तो ये देखो दे आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन्स, ठीक है। तो इनपुट सर्विस इन्होंने समझो टेलीकॉम सर्विस लिया, वैल्यू 10,000, जीएसटी उस पर 18% में 1800 11,800, नोट यूआईएन फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स पेड बाय एम्बेसी एज आउटपुट टैक्स इज ज़ीरो। ये लोगों का आउटपुट टैक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो इनको जो आईटीसी इन्होंने इनपुट में लिया है ना, उसका रिफंड मिल जाता है। यही पर्पस है ये यूआईएन रजिस्ट्रेशन लेने का, राइट। फिर हम लोग ये जो पार्ट ए है अपना, वो पार्ट ए का 4th पॉइंट देखेंगे, रेंटिंग अकोमोडेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। इसको आर से डिनोट किया था हम लोग ने, रेंटिंग अकोमोडेशन ऑफ इमूवेबल रिलेटेड सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। उसका जो एग्जाम्पशन है वो सीखेंगे अभी। सी ये उतना बड़ा तो है नहीं, छोटा ही है। तो गाइज़ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से ये एग्जाम्पशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर कि एग्जाम्पशन का जो चैप्टर है ना, आप लोग सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। कोई भी रिवीजन, अच्छा वाला रिवीजन वीडियो, जो रिवीजन लेक्चर्स है वो सुन लो, फिर आप एट अ ग्लांस एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एग्जाम्पशन आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। मतलब आपको बड़ा वाला प्रोविज़न लिखना नहीं है उसमें, बस याद रखना है कि हाँ ये एग्जाम्प्ट है, इसमें एग्जाम्पशन नहीं है, लाइक दैट। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर ये नेक्स्ट वाला पार्ट चालू करेंगे, राइट। चलो आप लोग भी ब्रेक ले लो, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एक तो देखो जो रेंटिंग एंड एकोमोडेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है, उसमें प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन अंडर PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हाउसिंग फॉर अर्बन मिशन, ये प्रोग्राम के तहत कोई भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। प्योर लेबर मीन्स नो गुड्स, ओनली लेबर विल बी एग्जेम्प्टेड, राइट। एंड ये स्कीम्स में जो बेनिफिशियरी है वो इधर EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS के मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप। अगर बेनिफिशियरी ये दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज़ होगा ना, वो दैट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल, बट जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी एग्जेम्प्ट। फिर दूसरा पार्ट है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर कोठी, जिसको आप बंगलो भी बोलते हो। इसमें कंडीशन क्या है, एक तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड ये वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, एंड गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों ही लग रहा होगा, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली दो कंडीशन है, एक तो प्योर लेबर होना चाहिए, दूसरा वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। प्योर लेबर होना चाहिए, वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। एंड एक ही रेसिडेंशियल यूनिट के लिए ही मिलेगा, नॉट मल्टीपल, नॉट अ पार्ट ऑफ, एंड
द कोठी या फिर रेसिडेंशियल यूनिट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, स्टैंड अलोन होना चाहिए। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप नॉट रेलिवेंट बोल दो, ये सब पहले हो चुका है, नॉट रेलिवेंट। एंड रेंटिंग या फिर होटल स्टे के बारे में जब बात करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पर यूनिट इज़ लेस देन ₹1000 पर डे, अगर इतना तक हुआ होटल का जो अकोमोडेशन का पर डे चार्जेस है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। अभी देखो प्रॉपर्टी के नेचर वाइज भी इसको डिवाइड किया हुआ है। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, एक तो लॉन्ग टर्म स्टे या फिर शॉर्ट टर्म स्टे। तो शॉर्ट टर्म स्टे जो होटल वाला है अप टू ₹1000, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अप टू ₹1000 पर डे होटल, नोट ट्रस्ट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन, ये दान धर्म वाला पोर्शन में पढ़ेंगे। वो केस में ना ये 1000 नहीं होगा, अप टू 999 होगा, ये चीज़ स्पेशली याद रखना है। चैरिटेबल वाला केस में 999 एंड शॉर्ट टर्म स्टे ये वाला पॉइंट के अंदर वो अप टू 1000। फिर लॉन्ग टर्म स्टे अगर हुआ तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दैट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल। बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस तो एग्जेम्प्ट। बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो है बट दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, तो दैट विल बी टैक्सेबल। ये देखो वो ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज ग्रेटर देन 30 years फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन टू प्रोमोटर। ये अपना वो TDR FSI वाला केस है जो टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था हम लोग ने। ये सप्लायर हुआ, दिस इज रेसिपिएंट, सप्लायर है लैंड ओनर, रेसिपिएंट इज अ बिल्डर। केस 1 क्या बोल रहा है, सेल ऑफ, केस 1 है सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब सेल होता है वो एज अ सर्विस उस पर GST लग जाता है। अगर ये वाले ट्रांजैक्शन में GST लग रहा है तो TDR FSI जो दिया हुआ है दैट विल बी एग्जेम्प्ट, कोई एक में ही टैक्स कलेक्शन होगा। एंड बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है दिस इज ऑलवेज टैक्सेबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर अभी केस 2 में देख लो, सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसिप्ट। CC मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, CC का मतलब है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बेच रहा है तो दिस इज नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 3 टू सेक्शन 7। तो दिस इज़ नॉट अ सप्लाई। अगर ये वाला सप्लाई नहीं है तो इसको टैक्सेबल बनाना है एंड ये यहाँ पे GST कलेक्ट कर लेगा गवर्नमेंट एट रिवर्स चार्ज बेसिस। एंड बिल्डर जो सर्विस दे रहा है लैंड ओनर को, दिस इज़ ऑलवेज टैक्सेबल एज अ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस। फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो ये S से डिनोट करते हैं इसको, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। ये वाला जो एग्जेम्पशंस है ना, ये फर्स्ट पॉइंट देखो, कोई भी ओल्ड एज होम है रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 12AA, either run by central government, state government or 12AA trust for residents of greater than equal to age of 60 years or more, monthly consideration up to, ये याद रखना, up to 25,000 is exempt पर मेंबर। यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ इंक्लूडेड है, एक तो लॉजिंग, बोर्डिंग एंड मेंटेनेंस। फिर फेयर प्राइस शॉप, अभी फेयर प्राइस शॉप बोले तो राशन डीलर्स है बेसिकली, जिनको हम राशन डीलर्स बोलते हैं। कमीशन रिसीव बाय राशन डीलर्स फ्रॉम गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। फिर NPO जो सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं उसमें एक पहला तो है, कोई भी ट्रेड यूनियन है, तो ट्रेड यूनियन है उसने उसको मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, इन रिटर्न कंसिडरेशन मिल रहा है, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रिलीजियस सेरेमनी
मेंबर्स को वो रिलीजियस सेरेमनी का सर्विसेज दे रहा है, इन रिटर्न कंसिडरेशन मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट। फिर तीसरा पार्ट RWO मतलब रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। हर एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में ऐसा एक एसोसिएशन रहेगा जो लोग का काम है वाटर सप्लाई, लिफ्ट, पार्किंग, गार्डन मेंटेनेंस, ये सर्विस मेंबर्स को देते हैं। मेंबर्स मतलब फ्लैट ओनर्स एंड 1 मेंबर पर फ्लैट, ये फ्लैट वाइज ओनरशिप देखते हैं यहाँ पे। तो मेंटेनेंस चार्जेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस अप टू ₹7,500 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। तो 7,500 के ज़्यादा हुआ तो वो केस में टैक्सेबल बन जाएगा। इफ़ resident welfare association is unregistered, then no GST. If resident welfare association is unregistered, then no GST. Out from gate 4, this is not that relevant. That is, RWA is not a taxable person. तो अभी यहाँ पे yes, annual turnover of resident welfare association, ठीक है, उतना रेलिवेंट तो है नहीं, फिर भी पढ़ ही लेते हैं। एनुअल टर्नओवर, ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ना अभी जो पढ़ा हम लोग ने, उसका एनुअल टर्नओवर एक तो अप टू ₹20 लाख है, अगर इफ, एंड दूसरा सिनेरियो है ग्रेटर देन 20 लाख। अगर अप टू ₹20 लाख है एंड मंथली 7,500 से ज़्यादा है तो एग्जेम्प्ट है। मतलब अप टू ₹20 लाख अगर इसका एनुअल टर्नओवर है तो मंथली कितना भी अमाउंट रिसीव कर रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर उसका टर्नओवर ग्रेटर देन 20 लाख है तो वो केस में अपने को ये 7,500 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 7,500 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है, 7,500 से नीचे है तो एग्जेम्प्ट है। ये not relevant, this is not relevant। देखो फिर अपना ये नेक्स्ट बैंकिंग बिजनेस का जो एग्जाम्पशन है वो देख लेते हैं। तो ये RBI है, RBI कोई इनवर्ड सप्लाई अगर ले भी रहा है बाहर से वो भी एग्जेम्प्ट होता है, RBI आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। RBI के केस में बस एक ही जगह पे जो RBI इनवर्ड सप्लाई, अगर RBI इनवर्ड सप्लाई ले रहा है फ्रॉम ओवरसीइंग कमिटी, बस ये वाले केस में RBI को RCM बेसिस पे पेमेंट करके चलना है, टैक्स पेमेंट करना है एंड नो ITC टू RBI। ये एक ही केस है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल पेइंग टैक्स। फिर इंटरेस्ट एंड फॉरेक्स। देखो अभी मैं हमेशा चिल्लाते रहता हूँ ना DLA, फिर से आ गया, डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड्स इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। दिस इज वाइड एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017। ये नोटिफिकेशन नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, याद रहा तो लिख दो। फिर देखो कोई भी बैंक है या फिर फॉरेक्स डीलर है, ये वाला कौन है, ये हो गया अपना सप्लायर, एंड बैंक या फिर फॉरेक्स डीलर है। दूसरा कोई बैंक या फिर फॉरेक्स डीलर को
फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर ये लोग B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो रूल 32 के हिसाब से, वो 32 वैल्यूएशन, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सीखेंगे रूल 32। तो रूल 32 के हिसाब से अगर B2C सप्लाई हुआ तो वो उसमें GST लगाएंगे। B2C मतलब एंड यूज़र को अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल एंड नॉट एग्जेम्प्ट। बट बैंक और बैंक डीलर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दिस इज एग्जेम्प्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, कोई भी केस में अगर पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अभी डिले का मतलब क्या है, जो रेसिपिएंट है डिलेज इन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करते वक्त लेट किया। इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो डिले किया, इसमें सप्लायर चार्जेस इंटरेस्ट फॉर डिले। ये पर्पल में मैं इसका एक्सप्लेनेशंस लिखते जा रहा हूँ। फिर मिसलेनियस चार्जेस फॉर कार्ड्स, मतलब मेंबरशिप फ़ीस, एनुअल फ़ीस जो भी है वो, एंड कोई भी वैल्यू एडेड सर्विस अगर रहेगा तो ये सारे केसेस टैक्सेबल होगा। दीज केसेस विल बी टैक्सेबल, दीज केसेस आर टैक्सेबल। फिर देखो, कोई बैंक है जो सर्विस दे रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स को, दिस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। फिर एक्वायरिंग बैंक किसको बोलते हैं, आप लोगों ने शायद सुना भी हो सकता है, नहीं सुना, मतलब ये एकदम नया चीज़ भी हो सकता है किसी किसी के लिए। एक्वायरिंग बैंक उसको बोलते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होता है ना, मतलब दुकान में कार्ड स्वाइप मशीन इन शॉप्स, उसमें आप लोग देखोगे कई बार एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो ये हो गया एक्वायरिंग बैंक। तो इसके केस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन का, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज़ अप टू ₹2000, तो वो केस में जो 2% का बैंक चार्जेस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है इन जनरल, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। सो ये एक्सिस HDFC, इसको अपने बोलेंगे एक्वायरिंग बैंक, चार्जेस 2% चार्जेस इन जनरल, बट अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अप टू ₹2000 तो वो केस में ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एजेंसी सर्विसेज। एक तो कोई भी बैंक है जो रूरल एरिया में है, मतलब इसका जो बैंक का ब्रांच है रूरल एरिया, एंड अकाउंट होल्डर्स दे आर ऑल्सो इन रूरल एरिया। रूरल मेन कंडीशन है, रूरल अकाउंट होल्डर्स। एंड इसके पीछे जो इनवर्ड, इसके पीछे बैंक जो इनवर्ड सर्विसेज पीछे से ले रहा है, तो उसमें मतलब कोई एजेंट है, BF मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर, BC मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये चीज़ एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट BC stands for, and BF stands for बिजनेस फैसिलिटेटर। तो ये स्पेशल केसेस है एंड इसमें एग्जेम्पशन भी है। तो बैंक ये एजेंट को कमीशन पे करेगा,
बैंक इसको कमीशन पे करेगा, कमीशन या ब्रोकरेज कुछ भी बोल लो, तो दिस विल बी एन एग्जेम्प्ट सर्विस। इस पे नो जीएसटी, एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी। अगर ये एजेंट या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर है ना, ये लोग भी अगर पीछे से कोई प्लेसमेंट एजेंसी से सर्विस ले रहे हैं तो ये एजेंट के लिए इनवर्ट सप्लाई हो गया। एंड प्लेसमेंट एजेंसी चार्जेस, प्लेसमेंट एजेंसी चार्जेस द बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस correspondent, this will also be exempt। फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो रूरल ब्रांच है उसमें भी ऐसा कोई एजेंट है जो सर्विस दे रहा है एंड इन रिटर्न उसको कमीशन मिलता रहेगा, तो ये चीज़ भी एग्जेम्पशन में फॉल करता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ बैंकिंग एग्जेम्पशंस, बैंकिंग रिलेटेड एग्जेम्पशंस। अभी हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड सर्विस जो भी है उसमें एग्जेम्पशन कैसे, जीएसटी में हम लोग एग्जेम्पशन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहला LIC बिजनेस अंडर एन्युइटी, तो ये एग्जेम्प्ट है। फिर ग्रुप इंश्योरेंस, पहले तो था LIC बिजनेस अंडर एन्युइटी जो नेशनल पेंशन स्कीम है NPS वाला, दैट इज एग्जेम्प्ट। एंड फिर ग्रुप इंश्योरेंस, अभी ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स ऑफ किसका ग्रुप इंश्योरेंस करवाना है, आर्मी का, नवाल का, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स, सेंट्रल CRPF जो भी है। तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवल, कोस्ट गार्ड, CRPF, ये लोग भला कौन है, दीज आर बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी ये लोग है। कौन कौन लोग हैं, मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड्स एंड CRPF। अगर ये बेनिफिशियरी है एंड कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस इनका बनाया हुआ है एंड प्रीमियम, एक नॉमिनल प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट हो रहा है, एंड जो पेमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करके चल रहा है, रिस्क कवर, तो दिस इज प्योरली अ सर्विस, दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर द एग्जेम्पशन लिस्ट, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। फिर ESI, EPFO, IRDA, SEBI, नेशनल पेंशन स्कीम, CMPFO, ये सब जो भी सर्विसेज देंगे ना ये सब एग्जाम कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखो, कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर अबव पॉवर्टी लाइन BPL APL कैटेगरी बेनिफिशियरी है, BPL APL कैटेगरी के बेनिफिशियरीज है यहाँ पे। इनको देखो PM फसल बीमा प्रोवाइड करा रहा है या फिर हट इंश्योरेंस दे रहे हैं, बांग्ला फसल, ये वेस्ट बंगाल का एक स्कीम था। एक तो PM फसल बीमा, हट इंश्योरेंस, बांग्ला फसल अंडर नोटिफाइड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, या फिर ECGC एक्सपोर्ट इंश्योरेंस, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, उसके तहत एक्सपोर्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर है ये GIC ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एंड रेसिपिएंट या फिर बेनिफिशियरी है BPL APL कैटेगरी के लोग। तो ये लोग, ये जो सर्विस है एक नॉमिनल प्रीमियम के, देखो ये लोग को रिस्क कवर मिल रहा है अंडर नोटिफाइड स्कीम एंड इन रिटर्न ये लोग नॉमिनल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो दिस सर्विस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, दिस सर्विस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। चलो
फिर जीआईसी के बाद एलआईसी, इधर पे भी बीपीएल एपीएल कैटेगरी के बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी इज ऑफ बीपीएल, अगेन बीपीएल एपीएल कैटेगरी, notified LIC scheme at nominal premium, this is also exempt, maximum sum assured is less than 2 lakh, ये मार्क करने वाला चीज़ है, याद इतना करना है लास्ट डे में आपको कि सम एश्योर्ड इज मैक्सिमम 2 लाख। और यहाँ पे अगर ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस चीज़ को HDFC को री इंश्योरेंस करवा देते हैं तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड ये नोटिफाइड स्कीम जो है, ये स्कीम का एग्जाम्पल ऑफ नोटिफाइड स्कीम्स, तो फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। एग्जाम्पल आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जनधन योजना, जनश्री बीमा, आम आदमी बीमा, PMJJ बीमा योजना, ये सब ये क्या है भला, एग्जाम्पल ऑफ नोटिफाइड स्कीम्स है। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी है ये सप्लायर, स्टेट गवर्नमेंट इज़ द रेसिपिएंट। अगर अटल पेंशन, एक तो अटल पेंशन योजना या फिर पेंशन स्कीम, मतलब जो NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर स्टेट गवर्नमेंट को फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये सर्विसेज दे रहा है एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिटर्न कंट्रीब्यूशन पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस सर्विस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। फिर LIC है, सर्विस कौन सा है, इंश्योरेंस वाली, इन रिटर्न गवर्नमेंट इज पेइंग प्रीमियम, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। देखो यहाँ पे रेसिपिएंट है गवर्नमेंट इज द एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे बेनिफिशियरी है एम्प्लॉई, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, एक्चुअल बेनिफिशियरी। एंड ये केस में भी री इंश्योरेंस कर देंगे तो वो री इंश्योरेंस वाली सर्विस भी, वो री इंश्योरेंस वाला जो सर्विस है दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। फिर आता है बिजनेस रिलेटेड एग्जेम्पशंस। ये लेक्चर में हम लोग ये बिजनेस रिलेटेड एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे, फिर उसी मतलब इसमें ही यहाँ तक पढ़ के ये सेशन हम लोग रैप अप कर देंगे। फिर अगला सेशन में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मतलब दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ लेक्चर 10C। यहाँ पे एंड हो रहा है लेक्चर 10B, राइट। चलो ये पढ़ लेते हैं पहले, जो बिजनेस रिलेटेड एग्जेम्पशन है। पहले तो ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग कंसर्न अगर हुआ तो इसको हमेशा सर्विस कैटेगरी में आएगा। ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग कंसर्न कैसे हो सकता है, पूरा यूनिट ट्रांसफ़र हो गया या फिर कोई भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ, नहीं तो कोई एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ट्रांसफ़र हुआ, दिस विल ऑल्सो बी कवर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड एग्जेम्प्ट। फिर यहाँ पे नोट है सेल ऑफ क्लोज्ड बिजनेस, कोई बिजनेस बंद हो गया एंड वो सेल हो रहा है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इसमें GST लग जाएगा। ये कौन सा केस हुआ, क्लोज्ड बिजनेस, राइट। सेल ऑफ क्लोज्ड बिजनेस हुआ तो उसमें GST लग जाएगा एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गोइंग कंसर्न सेल हुआ दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एंड देखो अगर बिजनेस क्लोज्ड हो चुका है एंड नो ट्रांसफ़र, मतलब बिजनेस बंद हो गया बट उसके बाद भी बिजनेस को ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ये केस में इसको
डीम्ड सप्लाई करवा देंगे, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मान के चलेंगे। डीम्ड सप्लाई किसको? डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू सेल्फ, मतलब ओनर खुद को ही सप्लाई कर दिया। इन शॉर्ट इसको ऐसे याद रख लो, ये जो डीम्ड सप्लाई है ना, डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है, कंज्यूम्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ, ये इसका मतलब निकल के आता है। जो भी इर्रेलेवेंट पार्ट है मैं उसको ऐसे मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान वहाँ पे ना जाए और आप लोग टेंशन में ना आ जाओ कि ये भला क्या है। फिर देखो ये बिजनेस रिलेटेड जो अपना चल रहा है एग्जामिशन, उसमें नेक्स्ट पार्ट इज हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। इसमें एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मोटर व्हीकल का, लाइक यहाँ पे अपने एग्जांपल में टाटा मोटर्स है, ये बसेस या फिर मिनी बस, मतलब जहाँ पे ग्रेटर देन 12 पैसेंजर्स उसका सीट कैपेसिटी होना चाहिए, ये स्टेट कैरेज, कोई भी स्टेट कैरेज कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का जो एजेंसी है उस उनको प्रोवाइड्स ऑन रेंट, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है दे आर गिविंग इट ऑन रेंट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आ जाएगा एंड दिस विल बी एग्जम्प्ट। फिर देखो एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मिस्टर राज है एंड इन्होंने वही सेम ग्रेटर देन 12 सीट वाला जो व्हीकल है लीज में दिया कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, एंड वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी ना, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल में एग्जेम्पशन है एडुकेशन कैटेगरी में, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अभी कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। टीसीएस वाली सर्विस अगर, तो टीसीएस देखो, स्कूल्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इनवर्ड में, स्कूल के इनवर्ड साइड में अगर ये 3 सर्विसेज ये लोग लेते हैं, टीसीएस का 3 सर्विस लेते हैं 3 टाइप के लोगों के लिए, एसएफएस ये है इसका आउट, मतलब स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का आउटवर्ड साइड। एसएफएस का मतलब है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। अगर ये स्कूल उनका मतलब स्कूल उसका जो स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ्स है उनके लिए, उनको आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए इनवर्ड में टीसीएस ये 3 सर्विस ले रहा है, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें जो टीसीएस है उसका मतलब क्या है, ये डिटेल में इसको एजुकेशन वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, एस का मतलब है केटरिंग, एंड एस क्या था यार, जो एजुकेशन कैटेगरी है ये एजुकेशन में, ये देखो जो टीसीएस वाली सर्विस है ना, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग और सिक्योरिटी हाउसकीपिंग, राइट। तो ये जो एस है सिक्योरिटी या फिर हाउस कीपिंग सर्विस, ये 3 टाइप के सर्विस अगर इनपुट में ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है फॉर स्कूल्स। तो ये वाले केस में देखो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस इनपुट में ले रहे हैं कौन, स्कूल ले रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो दैट विल फॉल अंडर द एग्जेम्पशन कैटेगरी। फिर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक, आजकल तो इलेक्ट्रिक बस वगैरह आ गया, कोई भी इलेक्ट्रिक बस ओनर
लीज में लोकल अथॉरिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वो बसेस ग्रेटर देन 12 पैसेंजर सीट कैपेसिटी वो अगर लीज में दे रहा है तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। फिर टोल टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, नो जीएसटी एट ऑल, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों को लगेगा कि जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। ये जीएसटी में सब्स्यूम्ड हुआ ही नहीं है, ये अभी भी स्टेट टैक्स है, रेस्पेक्टिव स्टेट कलेक्ट करके चलता है। फिर बिजनेस एग्जीबिशन, कोई बिजनेस एग्जीबिशन ट्रेड फेयर वगैरह चल रहा है, उसमें सर्विसेज बाय एनी ऑर्गेनाइजर विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये सर्विस कौन दे रहा है, बाय एनी ऑर्गेनाइजर हो गया यहाँ पे सप्लायर, विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, ये मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजर ऑफ बिजनेस, देखो बिजनेस एग्जीबिशन का पॉइंट्स कौन कौन सा है, बिजनेस एग्जीबिशन का जो ऑर्गेनाइजर है, देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑर्गेनाइजर विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, तो ये चीज़ एग्जाम कैटेगरी में आएगा। अभी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 7, ये इवेंट लिंक्ड सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो B2B हुआ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C हुआ एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट, एंड इफ इवेंट आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो अपने केस में ये वाला एप्लीकेबल है बिकॉज इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट is in India, that is place of supply is India, supplier look, अरे supplier नहीं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा इसका आंसर। बस यहाँ पे इतना रेलिवेंट है, ये वाला याद रखो। सर्विसेज बाय एनी ऑर्गेनाइजर बाय वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एग्जीबिशन विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में क्या क्या आएंगे, मतलब क्या क्या कवर होता है। एक तो असिस्ट, कंसल्ट या फिर रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन अ कोर्ट हियरिंग। एडवोकेट आपके बिहाफ में केस लड़ने जाता है। असिस्ट में आता है ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। इसमें ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंसल्टेशन, ये सारा जो है वो लीगल सर्विसेज में आता है। अभी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कौन करते हैं, एक तो एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट्स या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट, टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। अगर कोई बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेंगे, अगर बिजनेस एंटिटी गरीब हुआ तो एग्जेम्प्ट। अभी गरीब और अमीर का डेफिनेशन आपको पता है। गरीब मतलब लेस देन 10 लाख 20 लाख, एंड अमीर का मतलब, अमीर हुआ तो ये केस में RCM बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा। अमीर मतलब ग्रेटर देन, मतलब 10 लाख 20 लाख क्रॉस हो गया है इसका, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सीधा सा बात है,
एडवोकेट है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है, इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, कोई ये लोग अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें दो ऑप्शन, बिजनेस एंटिटी अगर गरीब है तो एग्जेम्प्ट, अगर अमीर है वो केस में आरसीएम के बेसिस पे टैक्सेबल है। अगर यहाँ पे देखो ये एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट है, ये लोग इनपुट सर्विसेज भी ले सकते हैं ना, तो इनपुट सर्विस भी लिया, दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। फिर एटी मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल बोले तो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का बात हो रहा है। अगर जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल कोई नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, दैट इज एग्जेम्प्ट। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो गरीब बिजनेस एंटिटी हुआ तो एग्जेम्प्ट, अमीर बिजनेस एंटिटी हुआ तो आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो चलो, तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है 80 जीएसटी 80 का बात यहाँ पे अपने कर रहे हैं जीएसटी में। अगर ये लोग नॉन बिजनेस एंटिटी को किसको सर्विस दे रहे हैं, एक तो ऑप्शन है नॉन बिजनेस एंटिटी को इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, दैट इज एग्जेम्प्ट। फिर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, वो गरीब एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट, अमीर एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। फिर इंक्यूबेटर सर्विस है, इंक्यूबेटर सर्विस है, इस एग्ज़ाम में पूछते तो है नहीं, फिर भी कवर तो करना ही है अपने को, पढ़ना तो है ही, छोड़ेंगे कुछ नहीं। चलो पढ़ते हैं। इंक्यूबेटर सर्विस जो है, कई बार जो these incubators are located at premier educational these are located at premier educational institutions like एमिटी, आईआईटी खड़गपुर, एनडीआरआई, कार्नल एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इंक्यूबेटर्स लोकेटेड रहते हैं। एंड जो इंक्यूबेटी है, इंक्यूबेटी कौन लोग होते हैं, स्टार्टअप्स। तो these startups मतलब these startups provides space, capital, coaching services, networking services to incubators। ये जो सर्विस है दिस इज एग्जेम्प्ट। अभी इसमें एग्जेम्पशन का कुछ कंडीशंस है, एंड ये जो चीज़ है ना, दिस होल थिंग इज गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू स्टेप्स और टीबीआई। अब ये सब मतलब ये वाला पार्ट इज नॉट रेलिवेंट। फिर एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए लिख के रखा है नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। देखो अभी ये जो इंक्यूबेटर सर्विस है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। एक तो बेसिकली दो कंडीशन है, एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स टर्नओवर इज अप टू ₹50 लाख। ये केस में ओनली ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल है, मतलब 50 लाख एक्सीड हुआ तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ PFY turnover is 55 lakh then only 5 lakh is taxable and not 55 lakhs। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे दिया। और ये केस में सेकेंड कंडीशन है इसका, सिर्फ फर्स्ट 3 years एग्जेम्पशन मिलेगा।
फर्स्ट 3 years अभी काउंट कब से करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट एज इंक्यूबेटी, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट एज इंक्यूबेटी, यहाँ से 3 years कैलकुलेट करना है। ये फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट एज इंक्यूबेटी, यहाँ से फर्स्ट 3 years तक का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड फिर ये देखेंगे वेदर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज़ अप टू 50 lakhs है, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो टीबीआई और स्टेप का फुल फॉर्म थोड़ा आपका नॉलेज के लिए दे के रखा है। तो टीबीआई स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर एंड स्टेप स्टैंड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। Incubators are located at premier educational institutions. These incubators are formed by Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology. So guys, exemption chapter almost आधा से ज़्यादा हम लोग ने कवर कर लिया है ऑलरेडी। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बड़ा है, बट फिर भी मैं थोड़ा कलरफुल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बोरिंग ना लगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चैप्टर में दिमाग लगाने लायक कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा बोरिंग है सच में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही बोरिंग है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 10B ऑफ एग्जाम्शंस। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ से जो चैरिटेबल एक्टिविटी वाला एग्जाम्शन है लेक्चर 10C वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। चलो गाइस, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।